दोस्तों 23 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार हम तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है और आगे भी मैं आपको क्रम से तैयारी कराते जाऊंगा। 3 अंकी 4 अंकी भी कवर कराना है, वस्तुनिष्ठ भी हमें देखना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम भी देखना है, फुल फॉर्म वाली वीडियो भी एक आपकी आनी है जिसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बता दूंगा। ओके, तो वो सब भी हमें क्या कवर करना है। क्रम से दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं 12th बायोलॉजी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी करते जाना है। तो याद रखिए कि मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुल सकता है। तो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक के जो 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने दोस्तों क्या पार्ट 1 में कवर किए थे। पार्ट 2 में हम अध्याय 5, 6, 7, 8 और 9 तक कवर करा दूंगा। ओके, और आगे कर वीडियो आएगी तो उसमें और जो आपके बाकी 2 से 3 अध्याय रह जाएंगे उनके हम कवर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आरएनए में प्यूरिडीन व पिरिमिडीन प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। आरएनए के प्यूरिन के एरिडीन ग्वानिन, जबकि पिरिडीन है तो साइटोसिन व यूरेसिल। तो आरएनए में प्यूरिन और पिरिमिडीन प्रकार के नाइट्रोजन पाए जाते हैं और जिसमें आरएनए के प्यूरिन में एनिडीन ग्वानिन, जबकि पिरामिडीन में साइटोसिन और यूरेसिल होता है। फिर हिस्टोन क्या है तो हिस्टोन देख लेते हैं। निक्लोसोम मॉडल मनुष्य की हिस्टोन क्या होता है तैयार करके रखिए। इसका डायग्राम भी आप देख लीजिएगा, इसमें मैंने डायग्राम नहीं कवर किया है। हिस्टोन का थोड़ा आपको डायग्राम के साथ समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। मनुष्य के काय कोशिकाओं में उपस्थित 46 क्रोमोसोम के डीएनए की कुल लंबाई लगभग 2.2 मीटर होती है। कोशिका है। डीएनए में विशेष पैकेजिंग के कारण ही इतना लंबा डीएनए अणुकुल 5 mm व्यास के केंद्र में समा जाता है। कोशिका में धनावेशित क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन पाई जाती है। जो यूकेरियोटिक कोशिका में जो धनावेशित क्षारीय प्रोटीन है उसे हिस्टोन पाई जाती है। यह डीएनए के संघनन के लिए महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री का भूमिका निभाती है। हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय अमीनो अम्ल जैसे लाइसिन, अर्जिनोन और से संबद्ध होने के कारण धनावेशित होती है। और इसका मैं आपको वो बता देता हूँ। ओके, डायग्राम, ये आप डायग्राम रहने वाला है तो डायग्राम भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर जैसे आपको पूरा तो याद होगा नहीं, ज़्यादा डिटेल से कितना ज़्यादा डिटेल से दिया है, तो मैं आपको ये 3-4 लाइन बताइए जो मेन लाइन है जी आपको तैयार करना और ये डायग्राम सीख लीजिएगा। तो आपका डीएनए की पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या महत्व है या हिस्टोन से संबंधित, हिस्टोन शब्द से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन बनना तो आपको यही लिख के आ जाना है। डीएनए की पैकेजिंग से संबंधित हिस्टोन से संबंधित क्वेश्चन आपको बन रहा है तो आपको ये बताना। डायग्राम एक बार देख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया, इसका पढ़ के रखिएगा। ओके, तो हिस्टोन से संबंधित आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है, या आपसे निक्लोसोम मॉडल भी पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की 2 मुख्य भूमिकाओं की सूची बताइए। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के जो बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है हमको भी कवर करते जाएंगे। ओके, तो स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की 2 आपको भूमिका बतानी है, क्रम से आपकी दी हुई है तो देख कर आपको रखना है कि राइबोसोम अनुवाद के समय एमआरएनए से जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है। राइबोसोम के काल्पनिक पी व ए स्थान अमीनो अम्लों के नजदीक लाकर पेप्टाइड बंध बनाने हेतु स्थान उपलब्ध कराते हैं और राइबोसोम के घटक पेप्टाइड बंध का निर्माण हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये 2 आपको पॉइंट तैयार कर रखना। नेक्स्ट आपको तैयार करना है 4 गाप का नियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। 4 गाप का नियम जैसे देख लीजिएगा। तो इरविन 4 गाप के नियम अनुसार, ओके, अब ये आपका 1 वाक्य में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, तो जरूर पढ़ के रखिएगा। 4 गाप के नियम अनुसार क्या है 3 पॉइंट में यहाँ बताया जा रहा है और बिल्कुल शॉर्ट में सिंपल दिया हुआ है तो इसी तरीके से याद कर लीजिएगा। डीएनए में एटीजीसी की मात्रा हर प्रजाति में भिन्न भिन्न होती है। पहला पॉइंट है एटीजीसी की मात्रा हर प्रजाति भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक प्रजाति में ए की मोलर मात्रा टी की मोलर मात्रा के समान तथा जी की मोलर मात्रा सी की मोलर मात्रा के समान होती है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। और ए प्लस जी इक्वल टू होता है टी प्लस जी, ये भी आपको क्लियर रखिएगा तो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा अध्याय 6 है विकास वाला। ओके, इस अध्याय की बात करें तो यहाँ आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है समझात अंग और समृद्धि अंग वाला। तो समझात अंग और समृद्धि अंग वाला आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। समझात अंग और समृद्धि अंग में अंतर, ये मतलब आपको तैयार होना चाहिए। इसके हाई चांस रहते हैं इसमें होगी शॉर्ट टाइम में पूछा जाए तो ये आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। तो हम देख लेते हैं समझात अंग, यहाँ समझ लेते हैं हमें। और ये 2019 में आया, 20 में आया क्वेश्चन, तो आपको क्या तैयार करके रखिएगा। समझात अंग क्या है, जीवों के ऐसे अंग जो मौलिक संरचना यानी उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, विभिन्न प्रकार से अनुकूलित हो जाते हैं, समझात अंग कहलाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि उत्पत्ति इनकी समान है, मौलिक संरचना और उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य इनके भिन्न भिन्न होते हैं तो समझात अंग कहलाते हैं। और समृद्धि अंग में क्या होता है कि भिन्न उत्पत्ति
इसमें आपको उदाहरण को मैंने आपको तैयार रहना चाहिए, तो इसे आपको याद रखना है। समझात अंग में चमगादड़ के पंख, घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य के हाथ, ये है आपको उदाहरण। ये आपको डायग्राम वगैरह नहीं बनाना, केवल आपको क्या है ये याद करके रखना है कि ये होता है चमगादड़ के पंख, घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य के हाथ, बेल के फ्लिपर, ये सब हैं आपके समझात अंग के उदाहरण। फिर समझती अंग के उदाहरण में भिन्न उत्पत्ति व संरचना वाले लेकिन समान कार्य करने वाले अंग क्या है हमारे समव्यक्ति अंग कहलाते हैं। कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा, इस प्रकार से याद करके, मैं किस प्रकार से याद करके रखा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। समजात अंग, समजात यानी समान जाति है इनकी, समान जाति यानी उनकी जाति कब एक सी होती है, कोई व्यक्ति की एक सी जाति है, दो व्यक्ति दोनों को एक सी जाति है, उनकी उत्पत्ति एक ही समान हो गए, तो उनकी जब उत्पत्ति समान होती है, संरचना समान होती है और कार्य भिन्न भिन्न होते हैं तो समजात अंग। और समवृत्ति, वृत्ति यानी आपको क्या होता है, वृत्ति यानी होती है उसकी वृत्ति यानी उसकी प्रवृत्ति भी यानी उसके कार्य। ओके, तो जब इसमें कार्य समान हो और उत्पत्ति और संरचना, तो समजात अंग और समवृत्ति अंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके, प्रॉपर सिंपल आपका है तो तैयार करके रखिएगा। ओके, बस ये मत करिएगा कि समजात अंग के जो पॉइंट है आपका वो समवृत्ति में लिखा है, समवृत्ति के समजात में अंग में लिखा है लाइन है, और फिर आप सोचे कि हम क्या सही करके आए हैं पूरे नंबर मिलेंगे इस बार, तो ये थोड़ा फोकस के साथ पढ़ना है। ओके, अब समवृत्ति का उदाहरण है कीट के पंख, पंछी के पंख, चमगादड़ के पंख। देखिए कार तो उनके समान ही है, पंख है सब, तो पंख तोड़ने का काम ही करते हैं, लेकिन उत्पत्ति और उनकी जो संरचना है ओके वो क्या होती है, भिन्न होती है। क्लियर है, समझाता हूँ समवृत्ति अंग हो जाता। उदाहरण पूछा जाए तो एक उदाहरण में आपको 2 पॉइंट में आपका 2 नंबर में आए, तो एक में आपको परिभाषा, दूसरे में आपको पॉइंट में उदाहरण लिख दीजिएगा, तो अंग आपके अंतर भी तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन आपका सिंपल डायरेक्ट पूछ लिया जाए, समझाता अंग क्या होते हैं उदाहरण दीजिए, समवृत्ति अंग क्या होते हैं उदाहरण दीजिए, इस बार से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है जीवाश्म व जीवाश्म विज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो जीवाश्म में क्या है, प्राचीन समय के जीवों के अवशेष तथा जीवांश कहलाते हैं। जैसे अब प्राचीन समय के जो हमें जीवों के अवशेष मिल रहे हैं वो जीवाश्म कहलाते हैं। लेकिन प्राचीन समय से क्या मतलब है, प्राचीन समय से मतलब होता है कि प्राचीन समय प्राय 10,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। ऐसा नहीं कि हम 4-5 साल पहले की बात करें तो वो प्राचीन समय माना जाएगा, 10,000 वर्ष से पूर्व की हम बात करेंगे वो हमारा प्राचीन समय है। तो जीवांश जीव की छाप, मोल्ड, अंबर जैसे पदार्थ में सुरक्षित पूर्ण जीव के कठोर अंगों जैसे दांत आदि के रूप में पाए जाते हैं। जीवाश्म की खोज व उनका अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। तो ये हो जाता है आपका जीवाश्म और जीवाश्म विज्ञान की परिभाषा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको पढ़ के रखना है अनुकूली विकिरण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। तो एक मूल प्रजाति से विभिन्न पर्यावरणों के प्रति अनुकूलित विभिन्न प्रजातियों का विकास अनुकूलित विकिरण कहलाता है। ज़्यादा याद नहीं हो रहा, ओके 3-4 लाइन का उत्तर है, एक लाइन में आप तैयार कर लीजिए। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मेरे मतलब उसमें छूट गए हैं, ओके, तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। मेरठ में कहीं से ही बताऊँ और कैसे ही बताऊँ मुझे इससे मतलब नहीं होता है। मेरा उद्देश्य होता है कि आपको मैं वो सभी जो हाई चांस इनके आने के एग्जाम में उनको कहे कवर करा दूँ, चाहे जैसे भी आपको कवर कराऊँ, और जो बताते जा रहा हूँ तैयार करते जाइएगा। ओके, तो अनुकूली विकिरण क्या है ये आपको मैंने इतना याद करना है। तो एक मूल प्रजाति के विभिन्न पर्यावरण के प्रति अनुकूलित विभिन्न प्रजातियां का विकास अनुकूलित विकिरण कहलाता है। इतना बस आपको याद करके रखना है। बाकी इसके आगे मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। गैलापागोस द्वीप समूह के अलग अलग द्वीप जी आपका दिया हुआ है, तो इससे भी आपको क्या तैयार करना, उदाहरण ही आपका दिया गैलापागोस समूह के अलग अलग द्वीप पर पाई जाने वाली डार्विन फिंच अनुकूलित विकिरण में रोचक उदाहरण है। तो ये उदाहरण में आपको ये पॉइंट लिख दीजिएगा। ओके, फिर क्या हम मानव विकास को अनुकूलित विकिरण कह सकते हैं, तो आपको क्या बताना है, तो आपको कहना है सीमित संदर्भ में अनुकूलित विकिरण एक मूल प्रजाति से विभिन्न पर्यावरणों के प्रति अनुकूलित भिन्न प्रजातियों का विकास होता है। संपूर्ण विश्व में पाई जाने वाली सभी तथाकथित मानव रेस केवल एक प्रजाति होमो सेपियंस बनाती है, अतः यह अनुकूलित विकिरण के नहीं है। पूरे स्तनधारी वर्ग प्राइमेटा में अनुकूलित विकिरण हुआ है। ये हो जाता कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है हार्डी विनवर्ग सिद्धांत। अब 2024 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो अब जो प्रीवियस पेपर के हैं वो तो हमें क्या है पढ़ना ही है क्योंकि रिपीट होने के चांस रहते हैं। तो हार्डी विनवर्ग सिद्धांत क्या है और इसके साम प्रभावित करने वाले 5 कारकों की सूची बनाना है। पहले हार्डी विनवर्ग सिद्धांत आपको तैयार करके रखना है। तो यह सिद्धांत कहता है कि लैंगिक प्रजनन करने वाली समष्टि की सभी पीढ़ियों में एलील प्रवृत्तियों की पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर व निश्चित बनी रहती है। मैंने आपका इतना ही रहने वाला है। ओके, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि जब बड़े सिद्धांत को क्या है शॉर्ट में एकदम समझा दिया जाए तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। लैंगिक प्रजनन करने वाली जो समष्टि के सभी जो पीढ़ियां हैं में एलील प्रवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर व निश्चित बनी रहती हैं। मतलब इसका अर्थ है कि समष्टि के कुल जीन व उनके एलील एक स्थिरांक बने रहते हैं। इसी को अनुवांशिक साम्य या हार्डी विनवर्ग सिद्धांत कहा जाता है। फिर उसके बारे में किस तरीके से दिया हुआ है, उन्होंने क्या है गणना हेतु एक समीकरण भी प्रस्तुत किया कि पी स्क्वायर बराबर होता है पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें इसका क्या मतलब है वो भी यहाँ बताया जा रहा है। ओके, फिर एलील आवृत्तियाँ तभी स्थिर रहती हैं जब क्या निम्न अवस्थाएं पूरी होती हैं। जब ये अवस्थाएं पूरी हो तो एलील स्थिर रहते हैं। इसको भी एक बार आपको देख के रखना है। ओके, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है।
अब नेक्स्ट अध्याय मानव स्वास्थ्य तथा रोग वाले अध्याय से हम बात करते हैं। ओके, क्रम से देखते जाते हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो, आराम से समझते चलें। देखिए पहला हमारा यहाँ क्वेश्चन है, ये फुल फॉर्म आपको बताना, फुल फॉर्म संबंधित क्वेश्चन जरूर बनता है। ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाए आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे 2022 में क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, एड्स और HIV का पूरा नाम लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं एक आपके लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा जल्दी, ओके, जिसमें मैं आपको क्या है एक ही वीडियो में आपकी बायोलॉजी में जितने भी फुल फॉर्म है, ओके, मेरी नज़र में जितनी फुल फॉर्म आएंगे उनको मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, उनका एक साथ फुल फॉर्म दे रहा हूँ। तो वो लिस्ट आपको दे दूंगा और बता दूंगा इस वीडियो में। तो इससे क्या फायदा होगा कि उस वीडियो को आप देखेंगे तो एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट फुल फॉर्म की तैयारी हो जाएगी और हर बार उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में, तो आपसे आसानी से वो क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हमें सबके फुल फॉर्म बताना है कि आपका MATL का है, CMI का है, एड्स का है, HIV का है, ओके, और आपका NOCO का है। क्रम से हम देखते जाते हैं। जैसे एड्स का है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, लिख कर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। HIV का पूरा नाम है इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, और आपका MATL का नाम है, फुल फॉर्म है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड ट्यूस। फिर आपका CMI का है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और आपका नेक्स्ट है आपका NACO का है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 23 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका, 24 में आ चुका है, तो आपका 26 में भी आ सकता है। एड्स रोग किन कारणों से होता है? एड्स रोग हो गया, किन कारणों से होता है? कोई 2 कारण आपको बताने हैं। या क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि वह कौन से विभिन्न रास्ते हैं जिनके द्वारा मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, अब देखिए हिंदी में नाम देखिए HIV है, HIV का हिंदी में नाम मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु, ऐसा लिख कर आ जाए तो समझ में नहीं कि ये कौन सा ये रोग है। ओके, HIV तो समझ जाते हैं, एड्स समझ जाते हैं, का संचरण होता है, तो देख लेते हैं। तो HIV का आपको संक्रमण किन निम्न प्रकारों से होता है। पहला है कि संक्रमित एड्स व्यक्ति के लैंगिक संपर्क में आने से, ओके, अगर क्या है, अगर आप उससे निषेचन कर ले, फर्टिलाइजेशन हो रहा है संक्रमित व्यक्ति से आपका, तो समझ जाइए काम तमाम है। उसके बाद संदूषित रक्तदान व रक्त उत्पादों से, संदूषित यानी अगर कोई एड्स वाला व्यक्ति है और आपको देखा रक्त ट्रांसफ़र होता है, ओके, ब्लड ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया ब्लड तो भी दिक्कत हो सकती है। फिर ड्रग्स लेने वाले व्यक्तियों से संदूषित अंतः सिरिंज या सिरिंज साझा करने से कोई एक सिरिंज है जैसे इंजेक्शन, वो आपको ओके, वो किसी एड्स वाले व्यक्ति को लगा दिया गया और वही सिरिंज जो इंजेक्शन है वो आपको भी लगा दिया गया। ओके, तो इससे क्या होगा, वो आपको भी HIV हो जाएगा, एड्स हो जाएगा जो उसको है। ओके, तो इस प्रकार से होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आप इंजेक्शन लगता है तो हमेशा क्या है, जो डॉक्टर होता है नया सिरिंज निकालता है। ओके, ऐसे नहीं कि एक ही सिरिंज से सबको लगाते जा रहे हो। ओके, जैसे संक्रमित गर्भवती माँ से उसके होने वाले शिशु में, तो ये है आपके एड्स के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं एलर्जी क्या है। अब देखिए 2022 के क्वेश्चन में MP बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन में आ चुका है और 2023 आपका 26 में तो आने कम चांस है। एलर्जी होता क्या है, तो पर्यावरण में उपस्थित कुछ एंटीजनों के प्रतिरक्षी तंत्र की अनावश्यक बड़ी चढ़ी प्रतिक्रिया एलर्जी कहलाती है। शॉर्ट में लिखना है 1 नंबर में, तो होगा आपका पर्यावरण में उपस्थित कुछ एंटीजनों के प्रतिरक्षी तंत्र की अनावश्यक बड़ी चढ़ी प्रक्रिया एलर्जी कहलाती है। बायोलॉजी की थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है कि यह कुछ व्यक्तियों की प्रतिरक्षी तंत्र की अतिशय संवेदनशीलता है। वह पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा तंत्र से प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, जैसे एलर्जन कहते हैं। जैसे धूल, मिट्टी, परागकण, कुछ लोगों को धूल से, मिट्टी से, किसी को परागकण से या किसी को धूप से क्या है एलर्जी होती है। तो एलर्जी का प्रतिरक्षी तंत्र क्या है आपका IgE प्रकार की एंटीबॉडी बनाता है। नेक्स्ट 2 पैथी जैविक के नाम लिखिए, 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो पेनिसिलिन, स्टेप्टोमाइसिस, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, ये आपके प्रतिजैविक। जैसे औषधि व्यसन क्या है, औषधि व्यसन क्वेश्चन आने के आपके हाई चांस है, तो पढ़ के रखना है। औषधि व्यसन तो अल्कोहल व अधिक से ड्रग्स लतकारी पदार्थ हैं, इनको प्रारंभ करते औषधि व्यसन यानी होता है लत लग जाना के, ये मादक पदार्थों का लत जो लग जाती है उसे हम औषधि व्यसन कह देते हैं। तो अल्कोहल होता है और जो ड्रग्स होते हैं ये लतकारी होते हैं, लतकारी पदार्थ है नहीं जिन्हें लत लग जाती है। 1-2 बार आपने किया, ओके, पहले तो आपने शौक में मजे के लिए लिया, फिर आपको उसकी लत लग जाती है। लत मतलब जिसके बिना आप रह ना सके और आपको वो चीज़ चाहिए ही है। इनको प्रारंभ करने के शरीर में उपस्थित इनके ग्रहियों की इनको सहन करने की क्षमता उत्तेजना बढ़ाती है। कुछ अवधि पश्चात ये ग्राही एल्कोहल को ड्रग्स के बड़े स्तर में प्रतिक्रिया के अनुरोध करते। पहले आपको लगे थोड़ा सा मात्रा में आप संतुष्ट हो जाएंगे, फिर और मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अपनी संतुष्टि को पूरा करने के लिए आप मात्रा बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि मात्रा भी बढ़ती जा रही है और साथ ही आपकी लत भी बढ़ती जाती है। अर्थात कम मात्रा में ड्रग्स या एल्कोहल इसके शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत लेंगे तो आपको असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतलब खाया से नहीं लगेगा आपको कि यार ये हमने लिया कि नहीं लिया। ओके, इस प्रकार से
कृत्रिम सुखानुभूति प्राप्त करने के लिए इनकी मात्रा बढ़ती रहती है। ओके, इस ड्रग्स या मादक पदार्थ को बार बार ग्रहण करने की जो इच्छा होती है या उन पर निर्भर हो जाते हैं, वो क्या ड्रग्स पर यही निर्भरता क्या है, उनके प्रति आसक्ति औषधि व्यसन कहलाती है। औषधि व्यसन यानी एडिक्शन। ओके, एडिक्शन हिंदी में कहा जाए तो एडिक्शन को बहुत सारे विद्यार्थियों को अर्थ पता होगा, एडिक्शन सब सुनते हैं, लेकिन हिंदी में अर्थ होता है औषधि व्यसन यानी लत लग जाना। ओके, नेक्स्ट है कैंसर का उपचार किस प्रकार से किया जाता है। एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, तैयार करके रखिएगा, रिपीट हो सकता है। कैंसर का उपचार देखिए यहाँ हमारे दिया हुआ है, विधियाँ दी है, 3 विधियाँ दी है। पहले शल्य चिकित्सा द्वारा, शल्य चिकित्सा में क्या होता है, कैंसरग्रस्त जो भाग होता है शल्य चिकित्सा द्वारा अलग करके कर देना आज कैंसर के उपचार की एक प्रमुख विधि है। जहाँ जो पूरा आपका एरिया है, ओके, इस एरिया में थोड़ा सा जहाँ जिस एरिया में कैंसर हो जो है उस एरिया को काट करके अलग कर दिया जाता है। और विकिरण चिकित्सा किस प्रकार से, इस विधि में एक्सरे या रेडियो एक्टिविटी के अन्य स्रोतों द्वारा कैंसर की कोशिकाओं को लक्ष्य बनाकर नष्ट कर दिया जाता है। मतलब विकिरणों का उपयोग करके, एक्सरे रेडियो एक्टिविटी का उपयोग करके जो कैंसर की कोशिकाएं नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है रासायनिक चिकित्सा या कीमोथेरेपी। आपने सुना हो कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार की विधि है। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने और उनकी वृद्धि को बाधित करने के लिए कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इस चिकित्सा को क्या है, इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। कीमोथेरेपी में क्या होता है, आपको दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ क्यों दी जाती हैं, कि वो दवाइयाँ आपको क्या है जो कैंसर कोशिकाओं ने नष्ट कर दी हैं, लेकिन इसके क्या दुष्प्रभाव भी हो जाते हैं। कैसे, आपने देखा कि जब कैंसर का जिनका उपचार चलता है उनके क्या बाल झड़ने लगते हैं। तो अधिकांश कैंसर उपचार शल्य क्रिया, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी 3 विधियों से किया जाता है। अन्य विधि भी इसके प्रयोग में की जाती है, प्रतिरक्षी चिकित्सा या इम्यूनोथेरेपी भी कहा जाता है। और ये आपका दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको परिभाषित करना है प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, वैक्सीन क्या होता है, इंटरफेरॉन क्या है, टीकाकरण क्या है। जैसे टीकाकरण आपका क्या है, एग्जाम 25 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी बार से आपका प्रतिरोधकता क्या है, वैक्सीन क्या है, ये आपके एक वाक्य में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सिंपल आपको पढ़ के रखना है 2 लाइन में। प्रतिरोधकता का मतलब होता है प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने की जो लड़ने या बचाव करने की जो क्षमता होती है, जीवों के रोगों से लड़ने की क्षमता को ये प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता कहते हैं। हर जीव के अंदर ओके लोगों से लड़ने की क्षमता होती है। ओके, जिन व्यक्ति की क्या जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है, वो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, जल्दी जल्दी उन्हें क्या है सर्दी जुकाम हो जाता है। इस बार से देखा होगा बहुत लोगों के लगातार साल भर क्या सर्दी जुकाम बना रहा है, तो उनकी जो प्रतिरोधक तंत्र है वो क्या कमजोर होता है, कि इसलिए तुरंत ही रोग उन पर क्या आक्रमण कर देते हैं, उनके शरीर में क्या प्रभावी हो जाते हैं। जिनकी प्रतिरोधकता मजबूत होती है उन्हें ये थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम मतलब होता ही नहीं है, जितना भी मौसम बदलता रहे, उनकी प्रतिरोधक ज़्यादा होती है। वैक्सीन का क्या मतलब है, ऐसी औषधि जिसके किसी रोगों के कमजोर रोग कारक जीव तथा उसका उपयोग रोग के प्रतिरोधकता को उत्पन्न करने में किया जाता है, उसे वैक्सीन कहते हैं। उदाहरण के लिए पोलियो की वैक्सीन। ओके, इसमें क्या होता है, वैक्सीन में क्या किया जाता है कि जो भी आपके जिस रोग से आपको बचाना है उसी रोग के जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु विषाणु होते हैं, उनका वो ही आपको क्या प्रविष्ट करा दिए जाते हैं। और लेकिन जो वो विषाणु होते हैं वो क्या होते हैं, मृत होते हैं या एकदम लो क्वालिटी के होते हैं। ओके, इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में उसी रोग के जब विषाणु जीवाणु पहुंच जाएंगे तो हमारे शरीर से प्रति क्या एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। ओके, और जब असली वाले जब आक्रमण होता है, असली वाले आ जाते हैं जब रोगाणु विषाणु, तो हमारे शरीर तो एंटीबॉडी बना चुकी है, तो फिर उनसे लड़ने की क्षमता शरीर के अंदर आ जाती है। तो यही इसमें किया जाता है कि उसी जिस विषाणु रोगाणु से वो रोग हो रहा है उसी रोग के विषाणु जीवाणु को, मृत वाले को या उसी कमजोर वाले को अपने शरीर में प्रवेश करा के एंटीबॉडीज तैयार की जाती है। तो इंटरफेरॉन क्या है, तो हमारी कोशिकाओं में बने ऐसे प्रोटीन जो विषाणु तथा कुछ दूसरे पदार्थों की कोशिकाओं में प्रवेश करने से बनते हैं, इंटरफेरॉन कहलाता है। ये रोगाणु व विषाणु के प्रभाव को नष्ट कर लोगों से बचाते हैं। टीकाकरण क्या है, टीकाकरण वह उपाय है जिसके द्वारा किसी जीव के किसी रोग से उपार्जित प्रतिरोधकता पैदा की जाती है। टीकाकरण और वैक्सीन आपकी लगभग एक ही बात रहने वाली है। नेक्स्ट, जन्मजात और अर्जित प्रतिरोधकता के अंतर बताइए। तो जन्मजात जो प्रतिरोधकता होती है ये क्या है, यह प्रतिरोधकता किसी जीव में जन्म से होती है, जबकि अर्जित प्रतिरोधकता क्या है, यह प्रतिरोधकता जीव के जीवन काल में विकसित होती है। जन्मजात प्रतिरोधकता यह सक्रिय प्रकार की होती है, जबकि अर्जित प्रतिरोधकता यह प्रतिरोधक है सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार की होती है। तैयार करके आपको रखना है, ये कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। सक्रिय प्रतिरक्षा यानी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि संक्रमण होने पर तथा टीकों द्वारा प्रतिरक्षियों का विकास व्यक्तियों के शरीर में होता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में किसी अन्य पृष्ठधारी जंतु के शरीर में विकसित प्रतिरक्षियों को शरीर में मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। यानी देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि ये जो शक्ति होती है प्रतिरक्षा वाली, ये हमारी शरीर से ही उत्पन्न होती है, हमारे शरीर ही बनाता है। ओके, जैसे आपको क्या है पोलियो ना हो जाए तो पहले ही आपको वैक्सीन लगा दी जाती है पोलियो की, तो हमारी जो शरीर होता है पोलियो से जो विषाणु जीवाणु से लड़ने की क्षमता अपने में बना लेता है। तो ये सक्रिय प्रतिरक्षा है। ओके, और मान लीजिए आपको जैसे होने ही वाला है, आप तुरंत आपको
और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाते, कई बार ऐसे हो जाते हैं लोगों के शरीर, ओके, कि उनके शरीर का वो प्रतिरक्षी तंत्र बन ही नहीं पाता है। तो इस क्रिया में क्या किया जाता है कि दूसरे व्यक्ति के, दूसरे जीव के, जंतु के शरीर में एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, फिर उसके शरीर से निकाल कर वो आपके में से प्रवेश कराई जाती है, ओके। तो वो कहलाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को विकसित करने में समय लगता है। जो हमारे सक्रिय वाली होती है इसको क्या है, टाइम लगता है थोड़ा, ओके, जबकि निष्क्रिय में क्या है, तुरंत ही क्या है, एंटीबायोटिक प्राप्त हो जाता है और इसकी निष्क्रिय प्रतिरक्षा का तुरंत प्रभाव हमें क्या दिखने लगता है। इसका प्रभाव दीर्घकालीन होता है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है दीर्घकालीन होता है। जैसे पोलियो के टीके लगाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको हमेशा जीवन भर पोलियो के टीके लगाने, छोटे जो बच्चे होते हैं तब उन्हें लगा दिया जाता है, फिर उनके जीवन भर सुरक्षित रहते हैं। इसलिए इनका जो प्रभाव होता है दीर्घकालीन होता है, क्योंकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में ये प्रतिरक्षा अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहती, ज़्यादा समय तक नहीं चलती है। और जो सक्रिय होते हैं ये निरापराध और हानि रहित प्रतिरक्षा सक्रिय रहे, मतलब इससे हानि आपको नहीं पहुंचती है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अन्य जीवों की एंटीबॉडी प्राप्त की जाती है, तो कभी कभी क्या है, प्रतिक्रिया भी हो सकती है, ओके, और आपको एलर्जी भी इससे हो सकती है। तो ये आपके दिया है, इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला जो जैव एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, आपका एससीईआरटी बुक में भी पढ़ के रखना है। जैव उर्वरक किस प्रकार से जो मृदा की उर्वरकता को बढ़ा देते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में सहजीवी राइजोबियम, मुक्त जीवी एंटोबैक्टर, एंजियोस्पोरिन, नील हरित शैवाल, एनावीना नॉन स्टॉक, फिर फास्फोरस समृद्ध बनाता है, जैसे माइकोराइजा उदाहरण के साथ यहाँ समझाया जा रहा है। तो इसे आपको तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्राथमिक तथा द्वितीयक बाहित मल उपचार के बीच अंतर आपको बताना। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन आ चुका है, फिर यह क्वेश्चन नहीं आया तो आ सकता है। प्राथमिक द्वितीयक बाहित मल उपचार। प्राथमिक उपचार किस प्रकार से होता है कि यह एक भौतिक तथा यांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें अशुद्धियों को छान कर निर्धारण कर अलग किया जाता है। जबकि द्वितीयक उपचार में क्या होता है, यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थ को पहले वायवीय फिर अवायवीय घटक होता है। और प्राथमिक उपचार में इस प्रक्रिया में बीओडी होती है, ओके। वो बीओडी क्या होती है, जैविक ऑक्सीजन मांग, यानी आपका होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का फुल फॉर्म है। तो ये इस प्रक्रिया में बीओडी प्रभावित नहीं होती, जबकि द्वितीय का उपचार में बीओडी क्या है, कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट आपको तय करना है, जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी मांग किसे कहते हैं। 19 में 23, 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के दिए गए ताप पर सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा उस जेल की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी कहलाती है। इसका अर्थ है कि अधिक बीओडी जल में अधिक कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति सूचक है, यानी किसी जल की बीओडी बहुत ज़्यादा अधिक है, यानी बहुत ज़्यादा ये प्रदूषित जल माना जाएगा। बीओडी कम है तो थोड़ा क्या है, कम प्रदूषित है। अधिक कार्बनिक पदार्थ होने पर जल अधिक क्या दूषित होता है। तैयार कर लीजिएगा, यानी ये क्या है, जल की ये प्रदूषण को नापने का समझ सकते हैं यहाँ पर। बीओडी क्या है, साधन है। बीओडी के माध्यम से अगर किसी जल की बीओडी बहुत ज़्यादा है, समझ जाइए बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। कम बीओडी है तो उसकी क्या है, जो प्रदूषण क्षमता कम है, वो ये मापने का तंत्र है, ओके। इससे क्या पता चलता है, ये ऑक्सीजन की मांग, जल में क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता को नापता है। तो 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ में दिए गए ताप पर सूक्ष्म द्वारा अपघटन किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा जल, ओके, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। जैसे गंगा एक्शन प्लान क्या होता है, तो 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे भी पढ़ के आपको रखना है। गंगा एक्शन प्लान 1986 में प्रारंभ किया, ऑब्जेक्ट में आ सकता है कब प्रारंभ किया, 1986 में। केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण स्तर में कमी लाना है। इस योजना के अधीन गंगा को देश की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है तथा एक राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन अथॉरिटीज की स्थापना की गई है। गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से अनेक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हुई। नदी जल के जीवाणु ई कोलाई की संख्या कम करने के प्रयास के लिए साथ साथ अनेक शोध परियोजनाएं प्रारंभ की गई। अनेक कारणों से इस योजना के पश्चात भी गंगा की गुणवत्ता कोई सुधार नहीं आया। लास्ट वाली लाइन सबसे मेन लेने वाली है, कितना सब प्रयास किया सरकार ने, बाकी से कुछ फर्क नहीं पड़ा है। अब क्यों फर्क नहीं पड़ा है वो क्या सरकारी जानती है, किस तरीके से काम किया है वो सरकारी बता सकती है। भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए लागू की गई योजना कौन है, नाम बताना आपको, नमामि गंगे। बायोगैस घटक के कौन कौन से होते हैं, तो बायोगैस के घटक के गैसों के नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड, मीथेन और आपका हाइड्रोजन अमोनिया। बोतल में बंद गंगा जल बहुत अधिक समय तक रखने पर खराब नहीं होता है, क्यों, तो गंगा का जो जल होता है इसमें बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाया जाता है जो पानी के अंदर रासायनिक प्रक्रियाओं में उत्पन्न होने वाले अवांछनीय पदार्थ को खाता है। यानी ये क्या है, जो बैक्टीरियोफेजेस है, जो पानी में क्या है गंदगी है उसको अवांछनीय पदार्थ उनको क्या खा लेता है, गंदगी को खा लेता है, ओके। इससे जल की सेहत शुद्धता बनी रहती है। दूसरा, गंगा का पानी में क्या जो गंधक होता है वो प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, इसलिए भी है क्या खराब नहीं होता। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया को लाभकारी क्यों माना जाता है। एग्जाम चॉइस क्वेश्चन आ चुका है। तो साइनोबैक्टीरिया
जिसे अक्सर नीली हरित शैवाल कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण होते ही प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण से मुक्त ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने का निर्णायक भूमिका निभाती है। फिर एंटाबीना नॉन स्टॉक आसिटोजेस साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों में एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं, क्योंकि वे एक निश्चित सेल में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करते हैं तथा मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को जोड़ते हैं और उनकी उर्वरकता बढ़ाते हैं। तो ये आपके धान में खेतों में साइनोबैक्टीरिया के लाभकारी क्यों माना जाता है, उसका पॉइंट तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। अध्याय 9 देख लेते हैं, जैव प्रौद्योगिकी। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, प्रॉपर अगर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, इसके साथ ही दोस्तों आप 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी वाले अलग से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव दिए हुए अलग से, प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड सॉल्यूशन, मॉडल पेपर बेस्ड सॉल्यूशन, ये कंप्लीट मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों बायोलॉजी का कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से वर्सिटी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आपको बायोलॉजी कोर्स लेना है। ओके, वैसे भी बायोलॉजी कोर्स की फीस बहुत कम है, लेकिन आप क्या है बायोलॉजी 70 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, सीधे दोस्तों आपको क्या है 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो नाम मात्र की फीस में आपको क्या है कंप्लीट बायोलॉजी का मटेरियल मिल जाएगा, तो अपने हिसाब से आप पढ़ पाएंगे और बार बार अच्छे से आप रिवीजन कर पाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करके आपको जरूर रखना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीन क्लोनिंग क्या अर्थ है, इसका महत्व आपको समझाना है, या क्लोनिंग क्या होता है। तो पहले कई टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आपके 2 नंबर में क्लोनिंग क्या है, जिस बार से 2023 में क्वेश्चन आया था। ये पूछ लिया जाए जीन क्लोनिंग का अर्थ बताइए, तो 2019 में जिस बार से आया था, या जीन क्लोनिंग का महत्व बताइए। एक टॉपिक में बता रहा हूँ, उससे आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले हम क्लोनिंग को समझ लेते हैं। एक जीव के हुबहू समान प्रतिकृति को क्लोन कहते हैं, यानी अपनी सिंपल भाषा में डुप्लीकेट, ओके, फोटोकॉपी। एक की करके फोटोकॉपी हो रही है, एक जीव की फोटोकॉपी, वो कहलाएगी क्लोनिंग। तो एक जीव के हुबहू समान प्रतिकृति को क्लोन कहते हैं। किसी जीव में होने वाले अलैंगिक जनन के उत्पाद व संतति के जनक के क्लोन होते हैं। इस प्रकार से अनुवांशिक रूप से उनकी जनकी के समान जीवित इकाइयों के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या क्लोनिंग कहते हैं। अब जीन क्लोनिंग एक विशिष्ट जीन के अनेक प्रतिकृति तैयार करने की विधि जीन क्लोनिंग कहलाती है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम किसी जीव के खास जीन को रेक्टिल एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काट कर अलग किया जाता है। तो इसी आपको एक पॉइंट और याद रखना है, आणविक कैंची किसे कहा जाता है। याद रखिए, ऑब्जेक्ट मुझे जाता है, आ भी चुका है प्रीवियस ईयर में। आणविक कैंची किसे कहा जाता है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आणविक कैंची कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये काटने का काम करता है, जीन को क्या है, जीन को काटने का काम करता है, इसलिए आणविक कैंची से कहा जाता है। तो जीन क्लोनिंग पूछे जाए तो इतना लिखना है, क्लोनिंग पूछे ये आपको लिखना है, जीन क्लोनिंग का महत्व पूछे तो ये आपको बताना है। तो जीन क्लोनिंग आप समझ गए हैं, एक विशेष जीन के अनेक प्रतिकृति तैयार करने की जो विधि होती है। पहले हमने क्लोनिंग समझा कि हुबहू प्रतिकृति है, क्या क्लोन कहलाती है। अब क्लोन को मैं तैयार करना तो उसकी एक विधि होगी, प्रक्रिया होगी। तो एक विशेष जीन के अनेक प्रतिकृति यानी डुप्लीकेट बनाने के लिए जो विधि को हम अपनाते हैं वो हमारी विधि है जीन क्लोनिंग। ओके, और इसके अंतर्गत सर्वप्रथम क्या किया जाता है, जीन को खास जीन को क्या किया जाता है, एंडोन्यूक्लियस यानी आणविक कैंची की सहायता से काट दिया जाता है, और उसी आपका दिया हुआ है। फिर इसके बाद ये बहुत शॉर्ट में बताया जा रहा है उसी विधि कि इलेक्ट्रोफोरेंसिस द्वारा डीएनए खंड को शेष कोष के डीएनए से पृथक कर लिया जाता है और डीएनए की प्रतिकृति तैयार की जाती है। ओके, बिल्कुल मतलब 2 लाइन में को शॉर्ट में बहुत अच्छा बताया गया जीन क्लोनिंग के बारे में, पढ़ के रखना है। जीन क्लोनिंग का महत्व उपयोगिता, जीन क्लोनिंग का महत्व की उपयोगिता क्या है, इसके द्वारा अनुवांशिक गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। इस तकनीक के द्वारा कई बीमारियों को बचा जा सकता है। इस तकनीक के द्वारा कई बीमारी से संबंधित दवाइयों का संश्लेषण किया जाता है। इसका उपयोग दूध और प्रोटीन देने वाले जंतुओं को पैदा करने में, उच्च गुणों वाले जीवों को सरलता से प्राप्त करने में की जीन क्लोनिंग की उपयोगिता होती है। जैसे पुनर्योगज प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, कोई आपको 2 उदाहरण देना है। तो पुनर्योगज डीएनए की अभिव्यक्ति से बनी प्रोटीन ही पुनर्योगज प्रोटीन कहलाती है, अर्थात किसी विषम जात पोषक में किसी प्रोटीन के कोड करने वाली जीन की अभिव्यक्ति से बनी प्रोटीन हमारी पुनर्योगज प्रोटीन कहलाती है। तैयार क्या करिए आपसे, ये क्या है 2 नंबर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रोटीन के बारे में संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, तैयार करके रखना है। फिर इसके बाद आपको याद करना है प्रतिबंध एंजाइम पर संक्षिप्त लिए, प्रतिबंध एंजाइम पर मतलब आपको टॉपिक आपको तैयार करके रखना है। और इसके दोस्तों अब आने के हाई चांस है। क्यों आने के हाई चांस है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2023 में आ चुका है, 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो अब आपका 25 में आ सकता है। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ सकता है, प्रतिबंध एंजाइम आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, 2 नंबर भी आ सकता है, तो काट रखिएगा। तो आपको सीधा बात है प्रतिबंध एंजाइम सीख लीजिएगा। तो ये आपका दिया प्रतिबंध एंजाइम के बारे में। अगर दोस्तों 2 नंबर में आता तो फिर आगे की आपको जो 3 लाइनें हैं, 2 से 3 लाइनें वो आपको लिख देनी है, बाकी लॉन्ग में आपको सीख कर रखना है। मैं भी आपको सॉल्यूशन यहाँ पूरा बता देता हूँ प्रतिबंध एंजाइम के बारे में, जिस तरीके से आपको लिखना है। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन आपके बनने के हाई चांस है, क्योंकि लॉन्ग में आएगा। लॉन्ग में आएगा तो पूरा आपको बताना पड़ेगा, जिस तरीके से शुरू से लेकर आपको अंत तक पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अच्छे से समझ के रखिए प्रतिबंध एंजाइम के बारे में। आगे आपको पीसीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 में है, 22 में है, 24 में है, तो 26 में पीसीआर तकनीक आपकी आ सकती है। वो आगे मैं आपको जब लॉन्ग टाइप के कवर कराऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। ओके, तो उसे भी आपको सीख के रखना है। कुछ मतलब फिक्स यहाँ से क्वेश्चन आना है, हाई चांस है, तो उनको आपको जरूर सीख के रखना है। कंप्लीट हो जाता है।
इस प्रकार से हमने 2 अंकी वाले अतिमातु से देख लिया। अभी आपका देखिए अध्याय 9 तक मैंने लगभग कवर किया, तो अध्याय 10 है, 11 है, 12, 13 ये 2-3 अध्याय रह गए हैं और 3-4 अध्याय हैं, तो हम उनको नेक्स्ट वीडियो में उनके भी इंपॉर्टेंट कवर करा दूँ। जितने क्वेश्चन बताते जरूर तैयार करते जाइएगा और भी आपको लगे तो अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो से भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वो क्रम से भी तैयारी करना चाहते हैं तो 12th बायोलॉजी टॉपर सीरीज MP बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आकर आप वीडियो देख लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।